हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं हाजिर हो गया हूं आपके क्लास 12 के चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर लेके। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब। ठीक है बच्चों, तो आवेशित चालक की सतह पर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, कितना बल लगता है, और फिर निकालेंगे हम प्रेशर यानी दाब कितना लगता है। बल अगर निकल जाएगा तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है वो दाब कहलाता है, तो हम दाब भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात को समझते हैं कि आवेशित चालक पर बल कैसे लगता है। तो बच्चों, मान लो मेरे पास एक चालक है, ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि चालक की एक खासियत होती है, जब भी हम किसी चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो वो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। माना कि ये चालक वस्तु है और इस चालक को मैंने दे दिया आवेश। अगर मैं इस चालक को आवेश दूंगा तो सारा का सारा आवेश जो भी होगा वो इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। वो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सारे के सारे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसके ऊपर जो आवेश है सेम आवेश सब तरफ सब पृष्ठों पे है, तो इस पृष्ठ की वजह से इसके ऊपर कुछ बल लगेगा, इस पृष्ठ की वजह से इसके ऊपर कुछ बल लगेगा, इस पृष्ठ की वजह से इसके ऊपर कुछ बल लगेगा, इस पृष्ठ की वजह से इसके ऊपर कुछ बल लगेगा। मतलब ओवरऑल इसके ऊपर टोटल कुछ ना कुछ बाहर की तरफ बल लग रहा होगा। सेम कहानी इस पृष्ठ के लिए भी होगी, क्योंकि इस पृष्ठ के ऊपर भी सारे बाकी के पृष्ठों द्वारा बल लग रहा होगा। तो मैं क्या कहता हूं, चालक को जब भी हम आवेशित करेंगे तो बाहर की तरफ एक बल लगता है, तो हम उसी बल को निकालने में इंटरेस्टेड है। हम क्या करेंगे? आवेशित चालक की सतह पर बल निकालेंगे, और बल अगर निकल जाएगा तो फिर दाब भी निकालेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक चालक है, ठीक है बच्चों, और चालक वस्तु को मैंने दे रखा है आवेश। और आप जानते हैं कि चालक वस्तु को जब आवेश देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस सतह पर आ चुका है। इस चालक का जो पृष्ठ आवेश घनत्व मान रहे हैं अपन, सिग्मा मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप कोई भी शेप का चालक बना सकते हो, मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से इस टाइप का चालक बनाया है। ठीक है बच्चों, अब इस चालक के वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं काम करता हूं, इस चालक को दो भागों में बांट देता हूं। और वो दो भाग कौन से? एक भाग हो गया हमारा ए बी भाग, एक भाग मेरा हो गया ए बी भाग, और एक भाग हो गया मेरा ए सी बी भाग। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या दो भाग हो गए, एक भाग हो गया ए बी भाग और एक हो गया ए सी बी भाग। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, इस ए बी भाग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चालक के आसपास, वो हमारा, इसको मैं मानूंगा E1, और ए सी बी भाग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं मानूंगा E2। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ए बी भाग, ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? E1, और यहां कह देंगे ए सी बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे E2। ठीक है बच्चों, तो ए बी भाग और ए सी बी भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली। अब मैं यहां पर दो पॉइंट डिसाइड करता हूं, एक पॉइंट यहां पर डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर मान रहा हूं। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हम कह देते हैं P1 और इस पॉइंट को हम कह देते हैं P2। ठीक है बच्चों, तो इस P1 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ए बी भाग की वजह से, वो हो जाएगी बाहर की तरफ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। और इस ए सी बी भाग की वजह से, क्योंकि ये भी प्लस है तो इससे भी दूर दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु पर प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर की तरफ, दूर की तरफ होता है, तो यहां पर E2 की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी E2। ठीक है बच्चों, अब P2 पॉइंट की बात करूं तो ए बी भाग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा दूर, इधर दूर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होगा? दूर। तो ये हो जाएगा E1, और इसकी वजह से पूरा का पूरा ए सी बी भाग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सी बी भाग का ज्यादा भाग इधर है, तो ज्यादा भाग का जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैं लिख दूंगा E2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया? P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और P2 पॉइंट पे भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। तो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं लिख देता हूं EP1। EP1 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E1 प्लस E2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर बात कर लेते हैं EP2। EP2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा?
देखो किसी को भी आप ज्यादा कम मान सकते हो, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां पर हो जाएगा, मान लो मैं बोल रहा हूं E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, E1 माइनस E2 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 देके छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन आप जानते हो कि चालक के जो पास बिंदु होता है कोई, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मतलब चालक के पास बिंदु P1 है, तो P1 पर मतलब मैं बिल दूंगा चालक के पास स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों चालक के पास स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो होता है मतलब यहां पर EP1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। दूसरी बात, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि EP2 जो होगा, क्योंकि P2 बिंदु जो है वो चालक के अंदर है, वो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है, देखो EP1 की वैल्यू समीकरण 1 और 3 के अंदर है, और EP2 की वैल्यू समीकरण 2 और 4 के अंदर है। तो मैं यहां क्या कर देता हूं, यहां पर कंपैरिजन कर लेता हूं। मैं क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 व समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से। ठीक है बच्चों, तो मतलब मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण 1 और समीकरण 3 की और समीकरण 2 और समीकरण 4 की तुलना करूंगा। समीकरण 1 क्या कहती है कि EP1 की वैल्यू है E1 प्लस E2। समीकरण 3 क्या कहती है, EP1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो मैं यहां लिख दूंगा E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, और अब समीकरण 2 और 4 की कंपैरिजन करेंगे, तो ये E1 माइनस E2 बराबर 0 है, तो मैं लिख सकता हूं E1 माइनस E2 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2। यहां E1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं E2, तो यहां हो जाएगा E2 प्लस E2 मतलब 2E2, हो जाएगा 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सॉरी, E2 इक्वल टू 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सो E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, अब जो AB भाग था, उस AB भाग को हम मान लेते हैं कि उस AB भाग के ऊपर जो आवेश हैं वो DQ हैं, और उसका जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो DS है। ठीक है बच्चों, मतलब DQ उसका क्या है, आवेश उस छोटे से भाग का, और DS क्या है, उसका क्षेत्रफल। अब हम क्या बोल रहे हैं, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, ACB भाग की वजह से। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि इस ACB भाग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 इस डायरेक्शन में, वहां पर कहीं DQ रखा हुआ है। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू आवेश रखा हुआ होगा, तो मैं क्या कह दूंगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होता है वो लगता है F बराबर Q इंटू E। अब यहां पर भी यही कंडीशन है, ACB भाग की वजह से, ACB भाग की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने कहा E2, और उसके अंदर रखा हुआ है कोई आवेश DQ। देखो ये आवेश रखा हुआ है DQ, मतलब यहां पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि DQ चार्ज है, इसलिए DF लिखेंगे हम। DF कितना हो जाएगा, DQ इंटू E2। F इक्वल टू होना चाहिए Q इंटू E। ठीक है, F इक्वल टू होता है Q इंटू E, तो मैंने क्या लिख दिया, DF इक्वल टू DQ इंटू E2। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, AB भाग पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बोलूंगा AB भाग पर बल। AB भाग पर कितना बल लगेगा, वो हो जाएगा DF, वो कितना हो जाएगा DQ इंटू E2। DF लगेगा DQ इंटू E2। ठीक है बच्चों, अब देखो DF, अब मैं जानता हूं कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल, मतलब मैं लिख सकता हूं DQ अपॉन DS। तो यहां से जो DQ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा इंटू DS। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे, DF बराबर सिग्मा DS इंटू E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। सॉरी यहां मैंने 2 नहीं लिखा था, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो हम यहां क्या करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी DF की, वो हो जाएगी सिग्मा इंटू सिग्मा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इंटू DS हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा DF यानी कि इसके ऊपर फोर्स।
अब ये तो सिर्फ इस भाग के ऊपर फोर्स है, मुझे पूरे भाग के ऊपर फोर्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस फोर्स का समाकलन कर दूंगा पूरे पृष्ठ के लिए। अगर मुझे पूरे भाग पर फोर्स निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस डीएफ का क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा पूरे पृष्ठ के लिए। अब वो पृष्ठ किस प्रकार का है वो डिपेंड करता है, मतलब फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस, ये पूरे पृष्ठ के लिए। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस। ठीक है बच्चों, ये तो बात आ गई हमारी फोर्स की। अब हम निकालेंगे इसके ऊपर दाब। तो बच्चों दाब का फॉर्मूला निकालने के लिए ये तो हमारे पास आ गया बल, ये आ गया टोटल बल। अब दाब जो होता है, दाब के लिए मैं क्या बोल दूंगा, यहां कर देता हूं मैं छोटा सा। तो दाब जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो प्रेशर जो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा DF अपॉन DS। तो P बराबर हो जाएगा, DF की वैल्यू ये रही, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS, और नीचे अपने को भाग लगाना है DS का, तो DS से DS कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, P का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, बल और दाब का व्यंजक निकाल लिया। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे पास जब भी कोई आवेशी चालक होगा, मतलब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो वो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, सारा का सारा आवेश उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाहर की सतह पर एक बल लगेगा, बल लगता है हमारे पास DF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, समाकलन कर सकता हूं हमारे DF का, ठीक है ना, पूरे पृष्ठ के लिए। वो पृष्ठ कैसा होगा उसके हिसाब से समाकलन हो जाएगा। दूसरी बात हमने बोला कि प्रेशर जो लगता है वो लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं हम। चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E। मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो प्रेशर जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए प्रेशर के, एक तो हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। जिसको हम ऊर्जा घनत्व भी जानते, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है हमने। मतलब जब भी चालक को आवेश देंगे तो वो चालक के ऊपर जो आवेश होगा वो सारा क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अभी अभी हमने जस्ट पहले अपन ने देखा कि इस चालक के ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगता है और एक दाब लगता है। तो मैं लिख दूंगा चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब। ठीक है बच्चों, तो चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब कितना लगेगा, अभी हमने देखा P इक्वल टू लगता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, P बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया प्रेशर। तो बल कितना लगेगा, बल निकालने के लिए हम जानते हैं कि बल होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। तो बल F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एरिया, सरफेस एरिया। F बराबर हो जाएगा P की वैल्यू में लिख देता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, देखो R त्रिज्या है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा F हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं काम करूंगा इसको dr दूरी तक संपीड़ित करूंगा। तो जब भी हमको काम निकालना होता है, ऊर्जा निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस बल क्षेत्र में, उस बल के विरोध में कार्य करते हैं। तो वो कार्य जो होता है किया गया वो क्या हो जाता है, उसके एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अब हम यहां पर भी वही काम करेंगे, बाहर की तरफ बल लग रहा है तो उस बल के विरोध में काम करेंगे और इस गोले को हम करेंगे संपीड़ित dr दूरी। तो मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या कर दिया, इस गोले को, चालक जो वस्तु थी हमारी,
उस गोले को हमने क्या कर दिया, डी आर दूरी संपीड़ित कर दिया। तो अब इसकी रेडियस जो रह जाएगी, टोटल पहले आर थी, अब डी आर कम हो जाएगी, तो अब हो जाएगी आर माइनस डी आर। मतलब हमने इस गोले को क्या कर दिया, डी आर दूरी तक संपीड़ित किया। तो हमने कार्य कितना किया, मैं कह दूंगा कार्य डी आर दूरी संपीड़ित करने में कार्य। तो डी आर दूरी संपीड़ित करने में कितना काम करेंगे, हम बहुत छोटा काम करेंगे जिसको हम कहेंगे डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ इंटू डी आर, यानी कि डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कार्य। तो इसको हम क्या दे देते हैं, इसको हम दे देंगे, बल को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने जो डी आर दूरी संपीड़ित किया, तो इस गोले के या फिर चालक के आयतन में क्या आएगी, कमी, और चालक के आयतन में कमी भी आएगी। और मैं यूं भी कह सकता हूं इसको दूसरे तरीके में कि आवेश पास पास आ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो मैं यहां लिख देता हूं चालक के आयतन में कमी, चालक के आयतन में कमी। अब चालक के आयतन में कमी कितनी होगी बच्चों, उसको मैं लिख देता हूं डीवी, या फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, दोनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो डीवी की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हमने दूरी कितनी कम करी, डी आर दूरी कम करी, तो डीवी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हमारा हो जाएगा डीवी। तो हम यहां से इस वैल्यू में, मतलब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास जो डी डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी, तो मैं यहां लिख दूंगा डीवी। तो यह हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू मेरे को टोटल मैंने क्या बोला, जितना काम करूंगा वही हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी। तो मैं यहां लिख देता हूं, कि ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी समाकलन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है, पूरे आयतन के लिए जो मैं समाकलन करूंगा वो आ जाएगा वैल्यू। तो यहां से लिख सकता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी का समाकलन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब अगर मेरे को निकालना है इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, तो यहां लिख देता हूं इकाई आयतन में ऊर्जा। तो इकाई आयतन में ऊर्जा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको स्मॉल यू लिख देता हूं, वो हमारा हो जाएगा, इस डी डब्ल्यू को डी यू भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि जो किया हुआ कार्य होता है वही क्या होती है, एनर्जी। तो यहां हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी, यहां डीवी का भाग लग जाएगा। तो हमारी जो इकाई आयतन में संचित ऊर्जा जो होगी, स्मॉल यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या वही प्रेशर का जो फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हमारी इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी बच्चों। ठीक है, तो इकाई आयतन में, या फिर ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं इसको, ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर देख लेते हैं, जो कि है हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का दाब, बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन क्या होगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, उसकी रेडियस निकालने के लिए, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए हमको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो साबुन का आवेशित बुलबुला होता है, मैं पहले बता देता हूं कि एक नॉर्मल जब साबुन का बुलबुला होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई बुलबुला बना हुआ है तो उसके ऊपर क्या होगा, पृष्ठ तनाव का बल लगता है और दाबाधिक्य उसको क्या करता है, संतुलित करता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाबाधिक्य होता है पी एक्सेस, मतलब दाबाधिक्य जो होगा वो होता है 4T/R, क्योंकि उसके अंदर 2 पृष्ठ होते हैं। तो बाहर की तरफ एक दाब लगता है पी एक्सेस, वो लगता है 4T/R, जब तक इसको आवेशित नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही मैं आवेशित कर दूंगा इसको, मान लो मैं इसको सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या कर दूं, आवेशित कर दूंगा, तो जब इसको आवेशित कर दूंगा तो बाहर की तरफ पहले पी एक्सेस लग रहा था, अब क्या होगा,
पी एक्स के अलावा एक और फोर्स लगेगा, एक और दाब लगेगा, जो कि हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको पता है कि बाहर की तरफ एक दाब लगता है जब उसको आवेशित हम कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब मैं क्या कर दूंगा, आवेशित कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज होके इस तरीके से बन जाएगा। वो हो जाएगा पी एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना, आर इस गोले की क्या है, हमारी त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स बराबर हो जाएगा 4t अपॉन कैपिटल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये हमारे साबुन का दाबादिके का फॉर्मूला बना। अब देखो यहां ध्यान से देखो कि जैसे ही मैं इसको आवेश को बढ़ाने लग जाऊं, आवेश को बढ़ाने का मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, मतलब अगर मैं इस Q की वैल्यू बढ़ाऊंगा, आवेश को बढ़ाऊंगा, तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो ये पूरी की पूरी टर्म बढ़ेगी, और ये टर्म बढ़ते 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 जब इस 40 अपॉन आर के इक्वल हो जाएगी तो PEX का मान हो जाएगा 0, और जब PEX का मान 0 हो जाएगा तो उसके बाद बुलबुला क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बुलबुले की फूटने की लास्ट कंडीशन, मतलब संतुलन की अवस्था में मैं क्या बोलूंगा, संतुलन के लिए मैं क्या चाहता हूं, संतुलन के लिए मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जो बात हो वो हमारा हो कि PEX बराबर 0 हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो PEX बराबर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 4t अपॉन कैपिटल आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से इसका मतलब हो जाएगा 4t अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपन अलग अलग चीजों के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। बच्चों यहां से अगर सिग्मा निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो सिग्मा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि हमारा सिग्मा क्या था यहाँ पर, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दूसरी बात मुझे निकालना है बुलबुले की त्रिज्या, तो बुलबुले की त्रिज्या निकालने के लिए मैं आर को इधर भेज देता हूं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। दूसरी बात, अगर मुझे क्यू निकालना हो, देखो अगर क्यू निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एस, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एस। मतलब यहां से अगर मैं क्यू निकालना चाहूं इस बुलबुले का आवेश, तो वो हो जाएगा क्यू इंटू सिग्मा इंटू एस। देखो सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू है रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल आर। पृष्ठीय आवेश पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, एस की जगह मैं लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 4 पाई रह जाएगा बाहर, और हम क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को रूट के अंदर भेजेंगे। जब आर स्क्वायर को रूट के अंदर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, r टू दी पावर 4 हो जाएगा, नीचे एक r ऑलरेडी है तो r से ये कट जाएगा r क्यूब, तो अंदर क्या बच जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ये आवेश आ गया, ये पृष्ठ आवेश घनत्व आ गया, सॉरी और ये त्रिज्या आ गई हमारे गोले की। मतलब ये हमारा है पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हमारा है त्रिज्या, और ये हमारा हो जाएगा आवेश। तो ठीक है बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई सजेशन देने हैं, तो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर क्लिक करके मुझे सारी बात बता सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।